हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ। इसको कैसे लिखा जाता है, कितने मार्क्स का आता है, क्या होता है ये एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, तो ये बेस्ड होता है एक आउटलाइन में जिसको हम बोलते हैं समरी। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में समरी दी हो, कोई डेटा दिया हो, कोई चार्ट दिया हो या फिर कोई क्यू दिया हो। क्यू का मतलब होता है कि कोई आपको दिया गया है सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल के ऊपर, कोई इशारे के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एनालिटिकल पैराग्राफ। अब जैसा कि इसका नाम है एनालिटिकल पैराग्राफ, एनालिटिकल मतलब हमें किसी भी चीज़ को एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज करेंगे हम उसको हम समझेंगे और जो हमें समझ में आया वो लिखना है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, बहुत छोटा भी नहीं लिखना है, एक एवरेज साइज़ का होना चाहिए। ये वेरी करता है कि ये 5 से 10 मार्क का आपको आ सकता है, तो जितने मार्क्स का आता है डिपेंडिंग ऑन दैट आपको लिखना पड़ेगा। अगर ये आता है 5 मार्क्स का तो आप लिखेंगे 1 पेज एटलीस्ट। अगर ये 10 मार्क्स के लिए आता है तो आप इसके ऊपर 1.5 to 2 पेजेस लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें कौन सी स्टेप्स हमको फॉलो करनी है और कैसे उसको एनालाइज करना है वो देखेंगे। तो स्टेप्स में सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग द इशू। तो उस इशू के बारे में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे आपके फाइनल पेपर में, तो उसमें आप साइड में रफ वर्क कॉलम बना लेंगे और जो जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं वो पॉइंट्स वहाँ पर लिखते चलो और उसको बाद में अपने पैराग्राफ में इंक्लूड कर लेना। अब जैसा कि इसका हमको दिख रहा है हेडिंग एनालिटिकल पैराग्राफ, उसमें एस नहीं लगाया, एनालिटिकल पैराग्राफ्स नहीं बोला। ठीक है, तो अगर आप एक भी पैराग्राफ लिखते हो बड़ा वाला तो वो भी चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें सोचना है। सेकंड इज़ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस एक्सप्लेनिंग व्हाट यू विल कवर इन द पैराग्राफ। तो फर्स्ट लाइन में ही आपका इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए, है ना, और बाद में आप उसको एलैबोरेट करो। अब ये जो नोट्स है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एक लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इसे। ठीक है, सो सेकेंड इज इंट्रोडक्टरी सेंटेंस एक्सप्लेनिंग व्हाट यू विल कवर इन द पैराग्राफ। तो हम क्या कवर करने वाले हैं ये रीडर को पता चल जाएगा पहले से, ऐसा। थर्ड इज़ एनालिसिस, आपका कितना स्ट्रॉन्ग नॉलेज है उस टॉपिक के ऊपर, उसका एनालिसिस करना है, उसको समझना है, उसको लिखना है ऑन स्पॉट। अब इसके लिए जो आपकी रीडिंग है और जो जनरल नॉलेज है, ठीक है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता है, तो आप ऑन स्पॉट न्यू वर्ड्स डाल के उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। एनालिसिस आप अच्छे से कर पाओगे। उसके साथ साथ जो है आपकी वोकैबलरी भी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबलरी अगर आपकी अच्छी है तो आप और बेटर स्कोर कर सकते हो उसमें, है ना। नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस आइदर पैसेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट और डेटा फैक्ट्स। जो एविडेंसेस है ऑलरेडी नोन फैक्ट्स है, जो कि अगर क्वेश्चन में दिए तो वैसे या आपको पता है तो वैसा, लेकिन आपको इसमें फेंकना नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के च्युइंगम की तरह उसको लंबा करके नहीं लिखना है, आपको फैक्ट्स लिखने हैं, है ना। दैट सपोर्ट्स द एनालिसिस। जो आपने एनालाइज किया उसको, जो आपने समझा उसको आपने कितने अच्छे से पुट किया, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे आपके मार्क्स, और आपने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं या नहीं। और लास्ट में रहेंगे आपके फाइनल कंक्लूडिंग थॉट्स। इससे समझ में आएगा कि भैया अब जो है आपका आंसर जो है ख़त्म होने के लिए आ रहा है। कोई भी जब आप ऐसा आंसर या पैसेजेस लिखते हो तो इसमें एक ग्राफ होता है कि पहले आप अच्छा अच्छा लिख के अपना ग्राफ ऊपर ले जाओ और बाद में उसको थोड़ा सा एक अच्छे नोट पर ले जाके एंड कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लिखा लेकिन बाद में ड्रैग किया, उसको ड्रैग करने के कारण वो नीचे 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 जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अच्छे पॉइंट पर ले जाकर डिसेंटली एंड कर दो तो सही रहता है। दिस इज़ रॉन्ग। तो आपका जो पैसेज होता है, जो लेटर होता है, वो भी ऐसा ही होना चाहिए। राइटिंग स्किल्स में ये स्किल्स मैटर करती है। अब अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल पैराग्राफ की, तो इसमें जो डेटा और चार्ट ये भी आपको दिए हो सकते हैं। ये कैसे रहेंगे ये हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टडीड लैंग्वेजेस। तो ये दिया हुआ है हमको टेबल, दिस इज गिवन क्यू, गिवन सिग्नल, ऐसा।
summarize the information by analyzing and reporting the main features in the paragraph and make comparisons where relevant. जहाँ पर irrelevant है वहाँ नहीं करना है, जहाँ relevant है वहीं करना है, in 150 to 200 words. तो ये दिया हुआ है आपके पास में एक चार्ट. इस चार्ट को आपको पहले पढ़ना है और अपने पॉइंट्स साइड में आप पहले रफ वर्क में लिख कर रख लो और फिर उसके ऊपर से आप लिखेंगे अपना एनालिटिकल पैराग्राफ. कोशिश आपको ये करना है कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो. बहुत आप वर्ड्स को अगर काटेंगे वो गंदा दिखेगा. कई बार बच्चे वर्ड्स को ऐसा काटते हैं एकदम कि वो दिखे ही ना. भैया आपने कोई गाली थोड़ी लिखी है वहाँ पर जो आप उसको ऐसे एकदम छुपा रहे हो. तो ये सब नहीं होना चाहिए. कितना गंदा दिख रहा है वो. ठीक है, आपने अगर गलती से कोई चीज़ गलत लिख भी दी है तो उसको सिर्फ एक लाइन से काटो, कुछ ख़राब नहीं दिखता है वो, है ना. अब हम देखेंगे आंसर. वर्ल्ड्स मोस्ट स्टडीड लैंग्वेजेस. द टेबल इलस्ट्रेट्स सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स about some of the world's most popular languages. It allows comparisons between the number of people who study a language versus those who speak it as a mother tongue and shows how many countries have speakers of each of the languages. तो जैसा कि इसने ये यूज़ किया है वर्ड illustrates, आप क्या यूज़ करोगे यूजुअली shows. ठीक है, ये shows नहीं आना चाहिए, ये बहुत कॉमन हो गया. illustrates लिखो तो इससे थोड़ा आंसर में वज़न आएगा ऐसा. तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से बताया है कि हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. अभी हम उसके फैक्ट्स में नहीं गए. ठीक है, फैक्ट्स में हम जाएंगे आगे नेक्स्ट अपकमिंग पैराग्राफ्स में. द प्रोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इज़ स्ट्राइकिंग. मतलब उसका इम्पोर्टेंस जो है वो देखने लायक है, वो कैसे बढ़ रहा है. ठीक है, स्ट्राइकिंग. स्ट्राइकिंग का मतलब हम लिख सकते हैं अट्रैक्टिंग. 1.5 बिलियन पीपल आर लर्निंग इंग्लिश. ये लर्नर से हमने देखकर लिखा है यहाँ पर लर्निंग इंग्लिश. कंपेयर टू ओनली 82 मिलियन स्टडिंग द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज टू लर्न फ्रेंच. काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेंच लर्न कर रहे हैं. इंग्लिश इज स्पोकन इन 101 कंट्रीज, रफली ट्वाइस एज मैनी एज फ्रेंच and 3 times more than Chinese. English is the only language with more learners than native speakers. तो नेटिव मतलब एक्चुअली जो स्पीकिंग करते हैं जिनकी मदर टंग है. तो मदर टंग तो है 527 मिलियन की, लेकिन अगर मैं इसका 3 टाइम्स करूँ तो मैं देख सकता हूँ कि 1.5 बिलियन पीपल लर्न कर रहे हैं. मतलब ऑलमोस्ट जैसा कि यहाँ लिखा गया है 3 टाइम्स. अब देखो आपने डायरेक्टली अगर लिख दिया 1.5 बिलियन तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपने थोड़ा सा उसको किया एनालाइज. आपने देखा ये है लगभग 500 मिलियन, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 1.5 बिलियन. तो यहाँ पर आपने लिखा फिर 3 टाइम्स. समझे. आगे इसको बोलते हैं एनालिसिस और इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ. इन टर्म्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स, Chinese is the most spoken language. Spanish has over 5 times more native speakers than Italian. अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है स्पीकर्स का. ठीक है, चाइनीज़, स्पेनिश एंड इटालियन, इन सब का कंपैरिजन हो रहा है. एज फॉर जापानीज, इट इज़ द लीस्ट स्टडीड लैंग्वेज ऑफ दोज गिवन विथ 3 मिलियन लर्नर्स. मतलब बहुत कम लोग सीख रहे हैं. कंपैरिजन देखिए आप, अगर हम एनालाइज करें इंग्लिश के साथ में जापानीज़ को तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. ठीक है, मतलब 1.5 ये बिलियन है विथ 9 ज़ीरोज़ एंड यहाँ पर है सिर्फ 6 ज़ीरोज़. ठीक है, तो जापानीज़ लर्नर बहुत कम है, स्पीकर ज़्यादा है. और अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो स्पीकर कम है एज़ कंपैरिजन टू लर्नर्स. ऐसा तो आप अलग अलग तरह से कंपेयर कर सकते हैं जैसा भी आपको सूटेबल हो. अब जैसे यहाँ पर इन्होंने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं, प्रोमिनेंस, इलस्ट्रेट्स, ठीक है, स्ट्राइकिंग, इन्होंने कंपैरिजन किया है, नेटिव लिखा है. तो ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं, ये आपको भी यूज़ करना चाहिए आपके एनालिटिकल पैराग्राफ में. There seems to be little correlation between how many native speakers there are of a language and the number of learners.
बट देर इज स्ट्रोंगर लिंक बिटवीन द नंबर ऑफ लर्नर्स एंड हाउ मैनी कंट्रीज हैव स्पीकर्स। ये इसने यहाँ पर जाकर एंड कर दिया कि कोई तो भी कोरिलेशन है, मतलब एक्चुअल स्पीकर्स बहुत कम है लेकिन लर्नर्स उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है पॉपुलैरिटी ऑफ लैंग्वेज पर, ठीक है। पॉपुलैरिटी भी होती है, कहीं कहीं पर आपका शौक होता है कि आपको कितना सीखना है, और कहीं कहीं पर होता है आपका प्रोफेशन, ठीक है। जैसे चाइना में लोग चाइनीज़ इसलिए भी सीख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि चाइनीज़ पीपल अभी बहुत सारे ऐप्स बना रहे हैं, उसका एप्लीकेशंस जो है कोडिंग लैंग्वेजेस आ चुकी है, इसलिए भी हो सकता है कि लोग चाइनीज़ सीख रहे हो, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस। वो सब नहीं लिखना है हमको, वो तो एक जनरल नॉलेज हो गया। फ्रेंच लोगों को सीखने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को बोलने में मज़ा आता है, और कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं कि यार देखो मैं तो फ्रेंच बोलता हूँ, ठीक है, मुझे तो फ्रेंच बोलना आता है, ऐसा। लेकिन इंग्लिश हर कोई बोलना चाहता है, ठीक है, भले ही टूटी फूटी गलत सलत कैसा भी आपका ग्रामर हो, इंग्लिश लोग सीखना चाहते हैं, है ना। तो बस इस तरह से करना है आपको आपका एनालिटिकल पैराग्राफ। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में बोला है रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। तो ये रिपोर्ट आपको दी गई है यहाँ पर। सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स कॉज डेंजरस सब्सटेंसेस टू लीच इनटू द सॉइल एंड वाटर। लीच का मतलब है परकोलेट, ठीक है। ये आपने देखा है, जिस तरह से पानी ज़मीन में जाता है उसी तरह से जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी ज़मीन के अंदर जाने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और ये जाकर जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है हमारे ज़मीन में, और इस कारण से बाद में पानी नहीं जा पाता, जहाँ पर पानी जाना चाहिए था वहाँ जा नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर आ चुका है प्लास्टिक। और प्लास्टिक जल्दी से हटता भी नहीं है, उसको हम आसानी से निकाल भी नहीं सकते, रिसाइकल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमको एक लाइन पढ़ के समझ में आ गया है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लास्टिक। आगे, द बॉटल्स typically don't begin to break down for 100 years or even longer. Their decomposition may be speeded up by extreme weather conditions, example very hot or very cold temperatures. As they break down, they release dangerous chemicals like bisphenol A into the soil. Bisphenol A is an endocrine disruptor, मतलब ये एंडोक्राइन सिस्टम को ख़राब कर सकता है। दैट इज़ it can affect the levels of hormone within the human body creating disease. ये तो हमको नॉलेज है इसलिए ह्यूमन को इतना तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर जानवरों के बारे में भी आगे शायद हो सकता है कि लिखा हो, ठीक है, शायद नहीं लिखा है। तो जानवरों को भी इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम तो पढ़ लिख सकते हैं, हमको तो समझता है, लेकिन जानवर की भी इसमें बहुत नुकसान होता है। इन एडिशन BPA, BPA क्या है ये? दिस इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर बिस्फेनॉल A, ये वाला जो सब्सटेंस है। BPA इज नोन टू बी कार्सिनोजेनिक, मतलब कार्सिनोजेनिक मतलब हो जाएगा कैंसर कॉजिंग इन ह्यूमंस। एज दीज केमिकल्स accumulate in the soil, they eventually sink into the water table, contaminating the water, making these threats even more frightening is the fact that there is currently no known technology for removing BPA and other leachats या leachates from the soil and water once they are there. तो इस तरह के और भी हो सकते हैं, बहुत सारे बिस्फेनॉल टाइप के और भी सब्सटेंस हो सकते हैं, जिसको इन्होंने बोला है, जो लीच कर रहे हैं उनको बोला है लेचाटेस, ठीक है, या लिचाट्स। तो ऐसे सब्सटेंस को दूर रखने के लिए कोई टेक्नोलॉजी भी अब तक नहीं आई है, इसलिए ये और ज़्यादा हार्मफुल है। जस्ट लाइक कोरोना, क्योंकि उसकी कोई दवाई नहीं आई है इसलिए वो और ज़्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है, ऐसा। अब इसका देंगे हम अच्छा सा एक टाइटल, हज़ार्ड्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक्स, और शुरू करेंगे हमारा आंसर। द मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक swirling around the world's oceans have garnered a lot of media attention recently. But plastic pollution arguably poses a bigger threat to the plants and animals, including humans, who are based on land. तो यहाँ पर यूज़ किया है एक वर्ड swirling, garnered, मतलब अट्रैक्ट किया है बहुत सारा जो प्लास्टिक फैल रहा है, फैलने को इसने बोला है swirling around the world. तो जितना ये फैल रहा है उतना ये बिना कोई आर्ग्यू के, मतलब बिना कोई डिस्कशन के,
हम इसको बोल सकते हैं दैट इट इज़ बिगर थ्रेट। ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, नुकसान है, ठीक है। हमें इससे डरना चाहिए, प्लस हमें इसका यूज़ भी कम करना चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो जाते हैं कि शॉप में कुछ ख़रीदने के लिए तो बोलते हैं भैया पन्नी है क्या, ठीक है। तो आप घर से लेकर जाओ ना यार एक बैग, एक पेपर बैग, एक कपड़े का बैग जो है आपका वो लेकर जाओ, ठीक है। और पन्नी मत मांगो, कोशिश ऐसी करो, क्योंकि आप बोलोगे फिर सामने वाला भी बना के दे ही देगा, ऐसा है। आगे, वेरी लिटिल ऑफ द प्लास्टिक वी डिस्कार्ड एवरी डे इज रिसाइकल्ड और इंसिनरेटेड इन वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज़। तो वेस्ट से एनर्जी जो बनाई जा रही है उसमें बहुत कम प्लास्टिक, वेरी लिटिल ऑफ द प्लास्टिक वी डिस्कार्ड। हम पहली बात तो प्लास्टिक बहुत कम डिस्कार्ड करते हैं, हम उसको जमा करके रखते हैं कि आगे भी वो पन्नी काम आ जाएगी कभी, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, हम जब उसको डिस्कार्ड करते भी हैं तो कई लोग कैसा है कि लोगों के घर में डस्टबिन नहीं होता, ऐसा है, कुछ लोगों के घर में डस्टबिन नहीं है। तो उन गरीबों को अगर आप एक डस्टबिन दे पाओ तो बहुत अच्छा होगा, वो लोग उसमें फिर कूड़ा कचरा डाल सकते हैं, ऐसा है। लेकिन कुछ लोग अपने घर के बाहर ही फेंक देते हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं फेंक देते हैं कचरा, तो वो सब नहीं होना चाहिए। मच ऑफ इट एंड्स अप इन लैंडफिल्स वेयर इट मे टेक अप टू 1000 years टू डिकम्पोज, लीचिंग पोटेंशियली टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू सॉइल एंड वाटर। तो इसके दो नुकसान हैं। पहला ये कि 1000 years लग रहे इसको, दूसरा ये कि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करेगा एनवायरनमेंट में और हमारे सॉइल और वाटर को ख़राब करेगा, ठीक है। ये दो हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। आपको ऐसे ही पैराग्राफ में लिखना है आपका आंसर, गलती से भी इसमें पॉइंट्स मत बना देना, पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ऐसा मत कर देना गलती से। थर्ड पैराग्राफ, रिसर्चर्स इन जर्मनी आर वार्निंग that the impact of microplastics in soils, sediments and fresh water could have long-term negative effect on such ecosystems. They say terrestrial microplastic pollution is much higher than marine microplastic pollution, estimated at 23 times higher depending on the environment. अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने एनालाइज किया, ये आपने ऊपर कहीं देखा था क्या? नहीं, ऊपर तो कहीं नहीं लिखा है कि 23 टाइम्स लार्जर है। तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने मन से भी लिखना पड़ेगा, ऐसा है। आप बोलोगे कि सब कुछ दे दो तो सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। अब ये 23 टाइम्स अगर यहाँ लिखा है तो सीधी बात है कि कोई जाकर चेक नहीं करेगा कि ये 23 टाइम्स एक्चुअली है या नहीं। आप 22 लिख दो, आप 21 लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे, the researchers conclude that although little research has been carried out in this area, the results to date are concerning. Fragments of plastic are present practically all over the world and can trigger many kinds of adverse effects. Negative effects इसके बहुत सारे हो सकते हैं। आपको नेगेटिव नहीं लिखना है, आपको लिखना है एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है। और हमको इस बारे में कंसर्न होना चाहिए। काफ़ी लोग कंसर्नड है, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बारे में काफ़ी कंसर्नड है, ठीक है। UN वाले काफ़ी कंसर्नड है इन टॉपिक्स को लेकर। तो आपको भी कंसर्न होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कंसर्न रहने से काम नहीं होगा। इक्वल इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी, है ना। तो इसमें तो सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई है, जैसा कि हम देख रहे हैं, आपको सोल्यूशन नहीं बताना है, ठीक है। यस, यूजुअली मैं बोलता हूँ आपको कि आप सॉल्यूशन बताओ, लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं बताना है। यहाँ पर जो आपने पढ़ा सिर्फ उसको एनालाइज करके उसके ऊपर लिखना है। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था कि ये प्रॉब्लम्स है सारी, तो यही प्रॉब्लम्स को आपको दूसरी प्रॉब्लम्स के साथ में डिस्कस करना है, ना कि आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, समझे। लास्ट पैराग्राफ, द स्टडी एस्टिमेट्स दैट 1/3 ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट ends up in soils or fresh water. Most of the plastic disintegrates into particles smaller than 5 millimeter, known as microplastics, and these break down further into nanoparticles less than 0.1 micrometer in size. मतलब बहुत छोटा हो जाता है ये। नैनो का मतलब तो आपको पता है 10⁻⁹ मीटर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ये।
यहाँ पर तो बता रहा है लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर इन साइज़। ऐसा आपको ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है। लिखना है तो लिखो, ज़रूरी नहीं है ऐसा लिखना, ठीक है। आपने नैनोमीटर भी बता दिया या नैनो पार्टिकल्स में बता दिया तो काफ़ी है। द प्रॉब्लम इज़ दैट दीज पार्टिकल्स आर एंटरिंग द फूड चेन। जो खाना खाते हैं हम लोग या फिर जो जानवर खाना खाते हैं उसमें भी ये प्लास्टिक चला जाता है, और जानवर बेचारा वो गूंगा होता है, वो क्या बोलेगा, ठीक है। तो वो खा लेता है, उसको समझता नहीं है और वो मर जाता है। तो इस तरह से जो ये प्रॉब्लम्स फैल रही है इसको हमको डिस्कस करना है, इसको रोकने के बारे में नहीं बोलना है, ठीक है। हमको सिर्फ एनालाइज करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। अब एग्जाम्पल 3 की अगर मैं बात करूँ तो ये है एग्जाम्पल 2 के जैसा डिक्टो, ठीक है। आपको इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है या फिर कहीं से रिपोर्ट दी गई है और इस पर आपको लिखना है एनालिटिकल पैराग्राफ। तो ये बहुत इजी है, ये आपको खुद से पढ़ के समझना है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला है द फॉलोइंग ग्राफ, यहाँ पर हमको ग्राफ दिया हुआ है, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द डिफरेंसेस इन क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज। Write an analytical paragraph summarizing the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant in 150 to 200 words। अगेन ये आपको 5 से 10 मार्क के लिए आ सकता है। तो कितने भी मार्क्स के लिए आए ये डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा, कि आपका क्वेश्चन पेपर कितना बड़ा है ना। तो इस साल ड्यू टू कोरोना थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, इसीलिए ये 5 मार्क के लिए है, अदरवाइज़ ये 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आपके बुक में है। यस, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो वहाँ पर पेज नंबर 24 पर आपको ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे तो हमको दिखेगा कि पेज नंबर 25 पर 2 ऐसे और ग्राफ्स हैं। ऐसे ग्राफ्स भी आपको पेपर में आ सकते हैं, है ना। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि और भी काफ़ी सारे ग्राफ्स बुक में दिए हुए हैं, है ना। तो इन सब की भी आप स्टडी कर सकते हो, इन सब के ऊपर आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो और मुझे सेंड करो, तो हम देख सकते हैं फिर कि कैसा आपने लिखा है, उसमें वैलिड इन्फॉर्मेशन है या नहीं, उसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है या नहीं, ऐसा है, ठीक है। और वैसे भी इन्होंने यहाँ पर आसपास में इस ग्राफ को स्टडी किया है और वहाँ पर एनालिटिकल पैराग्राफ्स बनाए हैं उसको एनालाइज करते हुए, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। वापस आएंगे हम अपने क्वेश्चन के पास, देखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है। क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर मुझे 3 दिख रहे हैं, कोलंबिया, जापान एंड म्यांमार। तो कोलंबिया का ये पहला वाला जो ग्रे वाला है ग्राफ में लाइंस, ये ग्रे वाली लाइंस जो कि है C, दैट स्टैंड्स फॉर म्यांमार। ब्लू वाली लाइन जो है दैट इज़ फॉर कोलंबिया एंड ऑरेंज वाली जो है ये जापान के लिए है। यहाँ पर दिख रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बताया गया है आपका ईयर, किस साल में कितना ज़्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट किया। डिस्कस करेंगे हम इसका आंसर। क्लोथिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंट्रीज। द लाइन ग्राफ कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ क्लोथिंग एक्सपोर्टेड बाय 3 कंट्रीज फ्रॉम 1999 to 2003. Overall, clothing exports from both Colombia and Myanmar had increased from their initial values by the end of the period shown. Japanese clothing exports, on the other hand, had slightly declined. Interestingly, Colombian and Japanese exports showed relatively small fluctuations from 1999 to 2003. Whereas exports from Myanmar were extremely volatile. तो म्यांमार कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है ऐसा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कोलंबिया की तो कोलंबिया में थोड़ा सा ग्रोथ है, और जापान की बात करेंगे तो उसका अगर हम स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट देखेंगे तो स्टार्ट पॉइंट ऊपर है, एंड पॉइंट नीचे है, मतलब उसका टोटल हो रहा है नुकसान, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है और कंपेयर करना है आपस में तीनों को। नेक्स्ट पैराग्राफ, लुकिंग इन मोर डिटेल, in 1999 Myanmar exported approximately $5 million of clothing compared to $450 million for Colombia and $575 million for Japan. However, from 1999 to 2000 Myanmar clothing exports skyrocketed
ये देखो कितना अच्छा वर्ड यूज़ किया, स्काई रॉकेटेड, ये एकदम से ऊपर आया, ऐसा ऊपर आ गया, सरपासिंग बोथ कंट्रीज फॉर अ टोटल ऑफ 800 मिलियन, ये 800 मिलियन तक ये पहुंचा है डॉलर्स वर्थ. The relatively small gap between Japan and Colombia, on the other hand, narrowed even further, with both countries exporting around $530 million of clothes in 2000. तो ये $500 million के आसपास में इनका चल रहा है ऑन एन एवरेज, और ये बात हो रही है ईयर 2000 की, मतलब यहाँ की बात हो रही है. ठीक है, आगे लास्ट पैराग्राफ. From 2000, Myanmar clothing exports continued to increase, reaching a peak value of $920 million in 2001. ये यहाँ ये वाले पॉइंट की बात हो रही है. बिफोर प्लमेटिंग, प्लमेटिंग मतलब डिक्रीजिंग रैपिडली, अब ये नीचे आकर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है रैपिडली, एंड देन रिकवरिंग, रिकवरिंग मतलब वापस वो थोड़ा सा ऊपर गया उसका ग्राफ, म्यांमार की बात हो रही है. And then recovering slightly in 2003 for a final value of 400 million. The lowest among the three countries, Colombia, have surpassed Japan in period from 2000 to 2001, ended up with the highest total exports in 2003 at $600 million. ठीक है, तो $600 million ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है हमको कोलंबिया का, है ना. तो यहाँ पर बात हो रही है कोलंबिया की इन लास्ट पैराग्राफ. बस आपने जो एनालाइज किया, जो आपने ऑब्जर्व किया, उसी को लिखना है, और इसी को हम बोलेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ. बाय.